Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट आज आपके लिए लाया एक नई वीडियो जिसके अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिजिक्स लेबॉर्ट्री में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से हम एसी और डीसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से हम फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं। मज़ीद बरां हम ये भी देखेंगे कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को एक्स वाई मोड में कैसे यूज़ किया जाता है। ऑसिलोस्कोप है जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इसके मुख्तलिफ नॉब्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑसिलोस्कोप और उसमें हम उसके इस्तेमाल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ऑसिलोस्कोप के फ्रंट पैनल को डिस्कस करेंगे, ऑसिलोस्कोप की सेटिंग कैसे की जाती है, वहाँ से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर की जाती है, ऑसिलोस्कोप की कैलिब्रेशन से क्या मुराद है, ये भी हम देखेंगे। आइए अब हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ऑसिलोस्कोप। अगर हम बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में बात करें कि ऑसिलोस्कोप क्या होती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करता है। ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल करने से पहले तुमको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। ऑसिलोस्कोप की दोनों साइडों पर जितने भी सुराख हैं वो खुले हुए होने चाहिए, उनमें से कोई भी होल बंद नहीं होना चाहिए। इस बात की मुकम्मल तसल्ली कर लें कि लाइट डिम ना हो, इसकी वजह से ऑसिलोस्कोप का इंटरनल सर्किट खराब हो सकता है। अब हम ऑसिलोस्कोप के मुख्तलिफ पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये पावर केबल है। अब हम इस पावर केबल को मेन एसी इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं, जहां से हम इसको 220 वोल्ट की इनपुट फराहम करेंगे। ये ऑसिलोस्कोप यूनिट है। ये ऑसिलोस्कोप प्रॉब है जो कि एक पैसिव प्रॉब है। ये क्लिप एलिगेटर क्लिप कहलाता है, जिसको हम ग्राउंड लीड भी कहते हैं। ये बीएनसी कनेक्टर है जो कि हम ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट करते हैं। प्रॉब के ऊपर एक छोटा सा स्विच दिया गया है। जब ये X1 पोजीशन पर होगा उस वक्त ऑसिलोस्कोप पर वेव फॉर्म नॉर्मल होगी, और जब ये X10 पोजीशन पर होगा उस वक्त वेव फॉर्म 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ये पोजीशन हम उस वक्त सेलेक्ट करते हैं जब हमने 100 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मेजर करनी होती है। सबसे पहले हम ऑसिलोस्कोप के फ्रंट पैनल को देखते हैं। पावर स्विच, ये पावर स्विच है। इसकी मदद से आप ऑसिलोस्कोप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप को ऑन करने पर एलईडी इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन है जहां पर वेव्स डिस्प्ले होंगी। ये ग्रेटिट्यूड लाइंस हैं। स्क्रीन पर आपको एक्स एक्सिस के अलांग एक लाइन पर मार्किंग नजर आ रही है। इस लाइन को हम टाइम एक्सिस या टाइम बेस लाइन भी कहते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के अलांग भी आपको एक लाइन पर मार्किंग नजर आ रही है। इस लाइन को हम जीरो एक्सिस या बेस लाइन कहते हैं। वोल्टेज को हम इसी लाइन के रेफरेंस से मेजर करते हैं। जीरो एक्सिस और टाइम एक्सिस जिस पॉइंट पर आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं। ये इंटेंसिटी कंट्रोल नॉब है। इसकी मदद से आप ऑसिलोस्कोप पर नजर आने वाली बीम की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फोकस कंट्रोल नॉब है। इस कंट्रोल के जरिए आप ऑसिलोस्कोप पर नजर आने वाली बीम को शार्प या मजीद वाज़े कर सकते हैं।
ये ट्रेस रोटेशन कंट्रोल है। इसके जरिए आप ऑसिलोस्कोप पर नजर आने वाली लाइन को ग्रेटिट्यूड लाइंस के पैरेलल कर सकते हैं। ये हमारे पास चैनल 1 है। ये एक इनपुट चैनल है। अगर हमारी ऑसिलोस्कोप XY मोड में है तो हम इसको X चैनल कहते हैं। चूंकि हमारी ऑसिलोस्कोप ड्यूअल चैनल है इसलिए इसमें दो चैनल हैं। चैनल 2 भी एक इनपुट चैनल है। अगर हमारी ऑसिलोस्कोप XY मोड में होगी तो हम इसको Y चैनल कहेंगे। ये चैनल 1 या X चैनल का मैग्निफिकेशन कंट्रोल है। इसके ऊपर वोल्ट पर डिवीजन लिखा हुआ है। ये नीचे की जानिब जो नाब लगी हुई है उसको हम रोटेटरी स्विच भी कहते हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यूज देता है। इसके ऊपर एक कंटिन्यूअस नाब लगी हुई है जिसको वोल्टेज कैलिब्रेशन नाब कहते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन अगले सेक्शन में आ रही है। इस पर आपको दो यूनिट्स नजर आ रहे हैं, एक मिली वोल्ट और दूसरा वोल्ट। 4 पोजीशंस पर मिली वोल्ट मार्क किया गया है जबकि बाकी 8 पोजीशंस वोल्ट को जाहिर कर रही हैं। सिमिलरली ये चैनल 2 का मैग्निफिकेशन कंट्रोल फैक्टर है। ये चैनल 1 का पोजीशन कंट्रोल है। इसके ऊपर जो एरोज लगे हुए हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि ये चैनल 1 की वर्टिकल पोजीशन को सेट करता है। ये चैनल 2 का पोजीशन कंट्रोल है जो कि चैनल 2 की वर्टिकल पोजीशन को सेट करता है। ये AC ग्राउंड DC स्विच है। अगर आप चैनल 1 पर AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो इसको AC पर सेट करना होगा। अगर आप चैनल 1 की वर्टिकल पोजीशन को सेट कर रहे हैं तो इसको ग्राउंड पर रखना होगा। अगर आप चैनल 1 पर DC सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो इसको DC पर रखना होगा। चैनल 2 का जो AC ग्राउंड DC स्विच है ये भी इसी तरह काम करता है। ये हमारे पास मोड का स्विच है। अगर हम इसको चैनल 1 पर सेट करेंगे तो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर वो वेव जाहिर होगी जो चैनल 1 पर अप्लाई की गई है। अगर इस स्विच की पोजीशन चैनल 2 पर सेट करेंगे तो स्क्रीन पर वो वेव जाहिर होगी जो चैनल 2 पर अप्लाई की गई है। अगर ये स्विच ड्यूअल पर सेट करेंगे तो चैनल 1 और चैनल 2 दोनों की वेव्स अलग अलग नजर आएंगी। अगर इस स्विच को ऐड पर सेट करेंगे तो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर आपको जो वेव नजर आएगी वो इन दोनों वेव्स यानी चैनल 1 और चैनल 2 पर अप्लाई की गई वेव्स का मजमूआ यानी सुपरपोजिशन वेव होगी। ये टाइम बेस है जिसकी मदद से आप टाइम पर डिवीजन को चेंज कर सकते हैं। ये सिंपली एक रोटेटरी स्विच है जिसके ऊपर डिस्क्रीट वैल्यूज दी गई हैं। स्वीप टाइम रेंजेस 19 स्टेप में दी गई हैं। बाज ऑसिलोस्कोप में ये 20 स्टेप्स में भी दी जाती हैं। ये ऑसिलोस्कोप टू ऑसिलोस्कोप वेरी करता है। जो ऑसिलोस्कोप आपको वीडियो में नजर आ रही है उसमें अगर आप टाइम बेस कंट्रोल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सबसे आखिर में XY मोड का ऑप्शन है। जब आप टाइम बेस कंट्रोल को XY पर सेट करते हैं तो आपकी ऑसिलोस्कोप XY मोड में हो जाती है और उस वक्त आपको स्क्रीन पर एक स्पॉट नजर आने लगता है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन कंट्रोल है जिसकी मदद से आप स्क्रीन पर नजर आने वाले स्पॉट या लाइन को हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि XY मोड में सिर्फ वो वर्टिकल पोजीशन एक्टिव होगी जिस पर Y लिखा हुआ है। ये एक ट्राइगर लेवल कंट्रोल है या सिंपली आप इसको लेवल भी कह सकते हैं। इस पर आपको दरमियान में 0 और साइडों पर प्लस और माइनस के साइन नजर आ रहे हैं। इसके जरिए आप ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर नजर आने वाली वेव फॉर्म को स्टेशनरी कर सकते हैं।
इसको पॉजिटिव वाली साइड पर रखना है या नेगेटिव वाली साइड पर रखना है, ये आप उस वेव फॉर्म को देखकर डिसाइड कर सकते हैं जो स्क्रीन पर हासिल होगी। ये जिस नाब पर वेरिएबल लिखा हुआ है ये स्वीप टाइम का वर्नियर कंट्रोल है। ये एक कैलिब्रेशन नाब है जिसके जरिए आप स्वीप टाइम को कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये स्विच भी कैलिब्रेशन प्रोसेस में यूज होता है। नॉर्मल कंडीशन में हम इसको रिलीज पोजीशन में रखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मैग्निफिकेशन स्विच है। जब ये एंगेज पोजीशन में होगा उस वक्त जो वेव फॉर्म ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी वो 10 टाइम्स हॉरिजॉन्टली मैग्नीफाइड वेव होगी, और जब ये रिलीज पोजीशन में होगा तो उस वक्त वेव फॉर्म नॉर्मल कंडीशन में होगी। ये हमारे पास इन्वर्शन स्विच है जिसकी मदद से हम ऑसिलोस्कोप पर नजर आने वाली वेव को इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उल्टा सकते हैं। जब ये स्विच एंगेज पोजीशन में होगा उस वक्त ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर नजर आने वाली वेव इन्वर्टेड वेव होगी। जब ये स्विच रिलीज पोजीशन में होगा तो वेव फॉर्म नॉर्मल कंडीशन में होगी। इस स्विच की मदद से हम स्क्रीन पर नजर आने वाली वेव फॉर्म को 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। जब ये स्विच एंगेज पोजीशन में होगा तो उस वक्त स्क्रीन पर नजर आने वाली वेव 5 टाइम्स मैग्नीफाइड वेव होगी। जब ये स्विच नॉर्मल पोजीशन में होगा तो उस वक्त वेव फॉर्म भी नॉर्मल पोजीशन में होगी। इस स्विच के जरिए आप ट्राइगरिंग स्लोप को सेट कर सकते हैं। जब ये स्विच रिलीज पोजीशन में होगा तो उस केस में ट्राइगरिंग तब एक्टिव होगी जब ट्राइगरिंग सिग्नल ट्राइगरिंग लेवल को पॉजिटिव गोइंग डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। जब ये स्विच एंगेज पोजीशन में होगा तो उस केस में ट्राइगरिंग तब एक्टिव होगी जब ट्राइगरिंग सिग्नल ट्राइगरिंग लेवल को नेगेटिव गोइंग डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। नॉर्मली हम इस स्विच को रिलीज पोजीशन में रखते हैं। ये ट्राइगरिंग मोड स्विच है और ये ट्राइगरिंग सोर्स स्विच है। इनको सेंसिटिव सिग्नल को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि आप इन स्विचेस के जरिए ऑसिलोस्कोप पर नजर आने वाली वेव फॉर्म को स्टेबल कर सकते हैं। जब ऑसिलोस्कोप ड्यूअल मोड में होगी तो तब ये स्विच ड्यूअल ऑड पोजीशन में होना चाहिए। जब आप एक्सटर्नल ट्राइगरिंग इनपुट टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त इस स्विच को EXT पोजीशन पर सेट करना है। नॉर्मल कंडीशन में इस स्विच को लाइन पोजीशन पर सेट किया जाता है। ये कैलिब्रेशन प्रॉब है जिसकी मदद से हम ऑसिलोस्कोप को कैलिब्रेट करते हैं। इस ऑसिलोस्कोप में ये 0.5 वोल्ट पीक टू पीक स्क्वायर वेव फ्राहम करती है। अब हम ऑसिलोस्कोप को नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए सेट करने जा रहे हैं। नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप को पावर स्विच के जरिए ऑन करते हैं। हम कुछ देर वेट करते हैं ताकि बीम ऑसिलोस्कोप पे डिस्प्ले हो जाए। सबसे पहले इंटेंसिटी को सेट करना है। इसके बाद फोकस को सेट करना है। मोड को चैनल 1 पर रखकर वर्टिकल पोजीशन पर सेट करना है। मोड को चैनल 2 पर रखकर वर्टिकल पोजीशन सेट करनी है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को सेट करना है। इनिशियली हम चैनल 1 और चैनल 2 की मैग्निफिकेशन को 0.5 वोल्ट पर सेट करते हैं। दोनों चैनल्स के AC ग्राउंड DC स्विच ग्राउंड पर हैं। टाइम पर डिवीजन को हम 0.5 मिलीसेकंड पर डिवीजन पर सेट कर देते हैं। यहाँ पर ऑसिलोस्कोप की सेटिंग मुकम्मल हो जाती है। ये एक ऑसिलेटर है
जिसकी मदद से हम साइन वेव अप्लाई करते हैं। आप किसी भी चैनल पर इनपुट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर चैनल 2 को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले मोड को चैनल 2 पर सेट कर देते हैं और AC ग्राउंड DC स्विच को AC पर सेट करते हैं। अब हम ऑसिलेटर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हम ग्राउंड टर्मिनल को ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद पैसिव प्राप को कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम ऑसिलेटर को ऑन कर रहे हैं। अब हम ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसकी नाप 3 किलोहर्ट्ज पे पहुंच गई है। जो वेव आपको नजर आ रही है ये इन द ऑसिलोस्कोप नहीं है। सबसे पहले हम चैनल 2 की मैग्निफिकेशन को सेट करते हैं। अब हम टाइम बेस को इस तरह एडजस्ट करते हैं ताकि स्क्रीन पे सही साइन वेव नजर आए। हम टाइम बेस वाली नाब को 50 माइक्रो सेकंड पे सेट कर रहे हैं और जो वेव हमें नजर आ रही है वो आप देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को रीड करने के लिए यहाँ से हमने एक साइकिल देखना है वेव का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक साइकिल बन रहा है। अब यहाँ से इसको पढ़ने के लिए वेव को हम इस तरह सेट करते हैं ताकि ये वेव किसी भी एक पॉइंट पर सेट हो जाए, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि वन बिग बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल लाइंस हैं, तो गोया के हर लाइन 0.2 को जाहिर कर रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हम गिनती करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस आ रहे हैं एक साइकिल में। तो ये एक बॉक्स, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ये 6 बॉक्स तो पूरे हो गए। अब जो स्मॉल डिवीजन थी वो 0.2 को जाहिर कर रही है, तो ये आगे 1, 2 और 3 स्मॉल डिवीजन आ रही हैं। चूंकि हर डिवीजन 0.2 के इक्वल है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 ये 6 हो जाएगा और 6 कंप्लीट बॉक्सेस थे। यहाँ से 0.6 आ गई तो इसकी हमारे पास रीडिंग आ गई है 6.6। हमारे पास जो टाइम बेस की वैल्यू है वो 50 माइक्रो सेकंड है, तो हम 50 माइक्रो सेकंड को डिवीजन्स की तादाद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम 50 माइक्रो सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 6.6। तो टाइम पीरियड ऑफ वेव क्या हो जाएगा कि t इक्वल टू डिवीजन्स हमारे पास थी 6.6 और जो हमारे पास टाइम बेस की नाप की वैल्यू थी वो थी 50 माइक्रो सेकंड। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ सेकंड। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है t इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ सेकंड। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेटेड होते हैं रिलेशन से f इज इक्वल टू 1/t। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ सेकंड। यहाँ से f इक्वल टू, इसको जब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 3030। आगे 1/सेकंड हर्ट्ज के इक्वल होता है। इसको अब हम मज़ीद बेहतर फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 3.030 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हर्ट्ज।
या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 3 किलो हर्ट्स। और आपको याद होगा कि ऑसिलेटर से हमने फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्स ही रखी थी। जो हमने फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से रखी थी एग्जैक्टली वही आंसर हमारा ऑसिलोस्कोप से भी आ रहा है। इस तरह आप कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑसिलोस्कोप से पढ़ सकते हैं। अब हम ऑसिलोस्कोप से वोल्टेज की मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग है वोल्टेज ऑसिलोस्कोप पे, इसलिए हम वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं कि इस वेव की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि वाई एक्सिस के अलोंग भी जो वन बिग स्क्वायर है उसमें 5 लाइंस हैं, इसलिए हर स्मॉल डिवीजन 0.2 को जाहिर करेगी। तो यहाँ पर जब हम इन स्क्वायर्स को काउंट करते हैं तो 1 2 3 और 4, ये 4 तो पूरे स्क्वायर हो गए। आगे आप देख रहे हैं कि स्मॉल 2 डिवीजन्स आ रही हैं और हर डिवीजन 0.2 के इक्वल है, तो इसलिए 2 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 बन जाएगा। तो टोटल वोल्टेज कितनी बनी, जो कंप्लीट स्क्वायर थे वो 4 थे और ये स्मॉल लाइंस की जो वैल्यू है वो भी 0.4 है। तो टोटल हमारे पास ये बन गया 4.4। इस 4.4 को अब हम y मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 है। तो 4.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाती है 8.8 वोल्ट। वोल्टेज V इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू 8.8 वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये याद रखना है कि ये पीक टू पीक वोल्टेज है। ये हमने पीक टू पीक वोल्टेज मेजर की है, इसलिए हम इसको लिखेंगे VP टू P। अब अगर हमने सिर्फ VP मेजर करना है यानी पीक वोल्टेज मेजर करनी है तो उसका फार्मूला होता है V पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2। तो V पीक टू पीक हमारे पास आ रही थी 8.8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 4.4 वोल्ट। ये हमारे पास पीक वोल्टेज आ गई है। अब हम RMS वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो RMS वोल्टेज का जो फार्मूला है VRMS इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो हमारे पास पीक वोल्टेज है वो है 4.4 वोल्ट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको अगर हम डिवाइड करें तो आंसर मिलता है 3.1 वोल्ट। ये हमारे पास RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गई है। ये RMS वोल्टेज की वही वैल्यू है जो आप AC वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। हम चैनल 2 की प्राब को कैलिब्रेशन प्राब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ऑसिलोस्कोप के इस चैनल को कैलिब्रेट किया जा सके। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन करते हैं। चूंकि कैलिब्रेशन प्राब 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फराहम कर रही है तो इसलिए हम यहाँ से इस नाब को इस तरह सेलेक्ट करेंगे ताकि ये जो वेव बन रही है स्क्वायर वेव ये 1 किलोहर्ट्ज की हो। अब हम वर्नियर वेरिएबल को एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर वेव है ये कंप्लीट साइकिल के अंदर 2 कंप्लीट बॉक्सेस आ रहे हैं। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए इन 2 बॉक्सेस को हमने यहाँ से टाइम बेस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये नज़र आ रहा है कि टाइम बेस की वैल्यू 0.5 मिली सेकंड है। तो हम 2 को 0.5 मिली सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा T इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मिली सेकंड
इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाता है 1 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड को हम लिख सकते हैं 10⁻³ सेकंड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है F = 1/T। 1/10⁻³ सेकंड। 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 10⁻³ 1/सेकंड हर्ट्स। अब आप जानते हैं 10⁻³ किलो होता है, तो ये हमारे पास आ गई है फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्स जो कि आनी चाहिए थी। अब हम यहाँ से वोल्टेज कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज थी, तो ये 1 कंप्लीट स्क्वायर ही आ रहा है। वोल्टेज के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, क्योंकि हमारे पास जो y मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 0.5 है। 0.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज आ जाएगी जो कि आनी चाहिए थी। अब हमारी ऑसिलोस्कोप का चैनल 2 मुकम्मल तौर पे कैलिब्रेट हो चुका है। सबसे पहले जब भी हमने ऑसिलोस्कोप यूज करनी हो तो उसको पहले दोनों चैनल्स को कैलिब्रेट करते हैं। अब जिस तरह हमने चैनल 2 को कैलिब्रेट किया है, इसी तरह आप चैनल 1 को भी कैलिब्रेट कर सकते हैं। जब हम ऑसिलोस्कोप में टाइम बेस नॉब को XY मोड में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एक सपाट नज़र आता है। XY मोड में टाइम बेस को सेट करके हम ऑसिलोस्कोप पे कोई भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ हासिल कर सकते हैं, उनको प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का ग्राफ प्लॉट करना है तो वो भी प्लॉट किया जा सकता है। अगर हमने वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है तो वो भी किया जा सकता है। आप हमारे चैनल पे मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस देखेंगे जिनमें हमने ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल की हुई है और मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ प्लॉट्स किए हुए हैं। अब इसी ऑसिलोस्कोप को XY मोड में यूज करके आप सेमीकंडक्टर डायोड के करैक्टरिस्टिक्स को भी प्लॉट कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर के करैक्टरिस्टिक्स को भी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नमूने के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट का प्लॉट हम आपको दिखा रहे हैं और वो प्लॉट है BH कर्व का। तो आप देख रहे हैं कि BH कर्व के ऑपरेटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं X चैनल B और Y चैनल पे इनपुट फराहम करते हैं तो उस वक़्त हमें ऑसिलोस्कोप पे एक ग्राफ हासिल हो रहा है। इस ग्राफ को आप हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं, BH कर्व भी कहते हैं। इसी तरह आप हमारे चैनल पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ ग्राफ्स देखेंगे। फिजिक्स इनसाइड आउट पर मजीद इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके।